रिप्रोडक्शन या प्रजनन। प्रजनन का क्या मतलब है? प्रजनन किसे कहेंगे अपन? हाँ, अपने जैसी संतति का उत्पन्न करना जो है वो प्रजनन है, सीधी बात है। जीवों का एक गुण है, जीवों का एक गुण है जिसमें जीव अपने जैसी नई संतति को उत्पन्न करते हैं, नई संतति को पैदा करते हैं, यही प्रजनन है। प्रजनन क्या है? री का मतलब है वापस प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस करने का मतलब वापस बनाना, है ना? वापस क्या बनाना? जो बना हुआ है उसको वापस बनाना, यानी अपनी जैसी नई चीजों को बनाना, अपनी जैसी नई संतति को बनाना, यही रिप्रोडक्शन है, प्रजनन है। ठीक है? प्रजनन किसे कहेंगे अपन? जीवों द्वारा अपने समान नई संतति उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है। ठीक है? अब प्रजनन में अलग अलग स्तर के अगर जीवों को देखें अपन, तो अलग अलग स्तर के जीवों में अलग अलग तरीके से प्रजनन मिलता है। जिस तरह से मनुष्यों में प्रजनन होता है, क्या अमीबा में वैसे प्रजनन होता है क्या? अमीबा एक कोशिकीय जीव है, तो एक कोशिकीय जीवों में अलग तरह से प्रजनन होता है। इसी तरह से अगर अपन फूलों की बात करें, सीधी सीधी फूलों की बात करें अपन, फूलों में अपन देखते हैं कि गुलाब का जो फूल है, गुलाब के फूल की एक कलम लेके अगर लगा लेते हैं तो उससे नया गुलाब का फूल बन जाता है। क्या वैसा किसी और हर प्रकार के पौधों में इस प्रकार से संभव है क्या? नहीं संभव है। ठीक है? कहने का मतलब प्रजनन के अलग अलग प्रकार है। प्रजनन के जो भी अलग अलग प्रकार है उनको अपन मुख्यतः दो बड़े भागों में डिवाइड कर सकते हैं, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, है ना? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मूलभूत जो अंतर है वो आपको समझना है पहले इन दोनों में। अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन में जो अंतर है वो इस तरह से समझो। अलैंगिक प्रजनन में एक ही पेरेंट होता है। अलैंगिक प्रजनन में कितना होता है? एक ही पेरेंट होता है। जबकि लैंगिक प्रजनन में दो पेरेंट होते हैं, एक मेल एक फीमेल, एक नर एक मादा, एक माता एक पिता। समझ रहे हैं ना? लैंगिक प्रजनन में दो पेरेंट होते हैं, जबकि अलैंगिक प्रजनन में एक ही पेरेंट होता है। ठीक है? जैसे ये एक अमीबा है, अमीबा का ये केंद्रक है। ठीक है? अमीबा का ये केंद्रक दो भागों में टूटा, दो भागों में विखंडित हो गया अपने आप ही, और जो सेल है वो कोशिका द्रव्य में विभाजन हुआ और दो कोशिकाएं बन गई। इस तरह से दो अमीबा बन गए। एक कोशिका से दो कोशिका बनी और दोनों कोशिका नए नए अमीबा बन गए। एक तरह का ये प्रजनन है। इसमें नर कौन है मादा कौन है नहीं पता है हमें, एक ही पेरेंट है, उस एक ही पेरेंट से दो नए जीव बन गए। ठीक है? ये प्रजनन अलैंगिक प्रकार का प्रजनन है। ठीक है? इसी तरह से एक हाइड्रा होता है, हाइड्रा एक जीव होता है। एक हाइड्रा जीव होता है। इस हाइड्रा जीव में क्या होता है कि एक छोटी सी गांठ बनती है अपने आप ही, एक छोटी सी गांठ बनती है। ये गांठ बड़ी होती चली जाती है, ये गांठ बड़ी होती चली जाती है, उत्तरोत्तर बड़ी होती चली जाती है, और बड़ी होकर फिर इसके ऊपर ये मुंह के ऊपर जो लगने वाले जो इसके जो हाँ टेंटिकल्स बन जाते हैं, और इसके बाद में ये यहाँ से कट जाता है, नीचे गिर जाता है, और नीचे जब गिर जाता है तो एक नया हाइड्रा बन जाता है। ठीक है? इसमें कितने पेरेंट थे? इसमें भी एक ही पेरेंट था। ये कहलाता है मुकुलन। ये क्या कहलाता है? बडिंग या मुकुलन। ये कहलाता है विखंडन। ये क्या कहलाता है? विखंडन। इसी तरह से एक जीव होता है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया हाइड्रा जैसा ही होता है। उसमें क्या होता है, जैसे आपने एक राक्षस के बारे में सुना था कि उसके जितने टुकड़े करो वो अलग अलग राक्षस बन जाते हैं, है ना? उसी तरह से प्लेनेरिया में होता है। प्लेनेरिया अगर कट जावे, टूट जावे, तो प्लेनेरिया के जितने टुकड़े होंगे उनसे एक नया प्लेनेरिया बन जाएगा। प्लेनेरिया के जितने टुकड़े हो जाएंगे ना, उस हर टुकड़े से एक नया प्लेनेरिया बन जाएगा। ये क्या कहलाता है? पुनरुद्भवन। ये क्या कहलाता है? पुनरुद्भवन। ठीक है? अब बात करें पौधों में, जैसे कवक।
कवक के तंतु होते हैं, कवक के क्या होते हैं? तंतु होते हैं। इसी तरह से जैसे नीलहरी शैवाल, उसके भी फाइबर्स होते हैं बड़े से, है ना, दूसरी शैवालों के भी फाइबर्स होते हैं। अगर वो तंतु टूट जावे तो दोनों ही तंतु एक अलग अलग कवक बन जाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये भी एक प्रकार में एक ही पेरेंट था, और एक ही पेरेंट से इसमें बिल्कुल साधारण प्रकार का जो प्रजनन है वो अलैंगिक प्रजनन है। कुछ भी जटिलता नहीं है इसमें, देखो बिल्कुल आसानी से अलग प्रकार का ये प्रजनन हो रहा है। ये जो प्रजनन है ये अलैंगिक प्रकार का प्रजनन है, जिसमें एक ही पेरेंट है, बिल्कुल जटिलता नहीं, बिल्कुल सरल है, और एक ही पेरेंट से अलग अलग तरीके से विखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा, पुनरुद्भवन द्वारा नए प्रकार की संतति का उत्पन्न होना अलैंगिक प्रजनन है। समझ में आ गया होगा? जबकि लैंगिक प्रजनन इतना आसान नहीं है। लैंगिक प्रजनन में दो पेरेंट होते हैं। दो पेरेंट कौन कौन से होंगे? एक तो नर होगा और एक होगी मादा, ठीक है। नर में जैसा अपन ने अर्धसूत्री विभाजन पढ़ा, जैसे अपन ने बात की थी, नर में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा जनन कोशिकाओं में, और इसमें नर युग्मक बनेंगे। इसमें क्या बनेंगे? नर युग्मक, जो इंसानों में शुक्राणु कहलाते हैं, इंसानों में शुक्राणु कहलाते हैं, बड़े जीवों में शुक्राणु कहलाते हैं, और पौधों में नर युग्मक कहलाते हैं, जैसे एक परागकण है ना। इसी तरह से मादा में जब अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है तो इसमें मादा युग्मक बनते हैं, जिसको अपन विकसित जीवों में अंडाणु कहते हैं। ये क्या है? शुक्राणु कहला सकता है। ये अलग अलग जीवों में बने। किसमें बने? नर में शुक्राणु बना, मादा में अंडाणु बना, ठीक है। और फिर शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से युग्मक बनेगा। दोनों के मिलने से क्या बनेगा? जैसे ये शुक्राणु है, ये अंडाणु है, तो दोनों के मिलने से युग्मनज बनेगा। दोनों के मिलने को अपन निषेचन कहते हैं, और निषेचन से क्या बनेगा? युग्मनज बनेगा, और इस युग्मनज से नया जीव बनेगा। इसमें कितने पेरेंट है? इसमें दो पेरेंट है। दोनों पेरेंट में क्या हो रहा है? युग्मक बन रहे हैं। दोनों पेरेंट में क्या हो रहा है? युग्मक बन रहे हैं। उन युग्मकों का निषेचन हो रहा है, और निषेचन के बाद में युग्मनज बन रहे हैं, और उनसे नया जीव बन रहा है। इसकी तुलना में जटिल है, इसकी तुलना में जटिल है ना। अगर दो जीव है, दो अलग अलग नर और मादा है, तो नर और मादा का प्रजनन तंत्र अलग अलग होगा। नर में चूंकि शुक्राणु बन रहे हैं, मादा में अंडाणु बन रहे हैं, दोनों में एक जैसा तो कुछ नहीं हो रहा है। यानी दोनों जीव बिल्कुल विशेष रूप से शुक्राणु बनाने के लिए नर जो है वो इस तरह से अनुकूलित होगा, और मादा जो है अंडाणु बनाने के लिए अनुकूलित होगी, ठीक है। इसलिए अपन जानते हैं, जैसे अगर मानव की बात करें तो नर में शुक्राणु बनाने के लिए जो प्रजनन अंग जो है वो शुक्राणु बनाने के लिए अनुकूलित होते हैं। जैसे वृषण होगा, टेस्टिस जिसको अपन कहते हैं, है ना। टेस्टिस के बाद में इसमें जो शुक्र नलिका है ना, वो इसी तरह से सारे इसमें उपांग इस तरह से होंगे, अंग इस तरह से होंगे। जबकि मादा में देखें तो मादा में अंडाणु होगा, जो ये अंडाशय होगा, अंडाशय के बाद में अंडवाहिका होगी, गर्भाशय होगा, है ना। तो इस तरह से इसमें अंग अलग है, इसमें अंग अलग है। अंग अलग क्यों है? क्योंकि इसमें युग्मक अलग बन रहा है। जब युग्मक अलग बनता है तो दोनों की भूमिकाओं में भी अंतर है। दोनों की भूमिकाओं में अंतर है। दोनों की भूमिकाओं में क्या अंतर है? नर की जो भूमिका है शुक्राणु को उत्पन्न करना है, और शुक्राणु को किसी तरीके से मादा युग्मक तक पहुंचाना, यह है नर की भूमिका। जबकि मादा की क्या भूमिका है? मादा युग्मक की भूमिका यह है कि नर युग्मक को रिसीव करना और निषेचन करवाना। निषेचन करवाने के बाद में जो नया जीव का जो विकास होगा, वो नए जीव के विकास को प्रेरित करना, नए जीव के विकास को फैसिलिटेट करना, सुविधा प्रदान करना, ताकि नया जीव पूरा अच्छी तरह से बन सके, ठीक है। तो इस तरह से इसमें जटिलता आ गई। जटिलता क्यों आ गई है? जटिलता आने का कारण है इसमें युग्मक बनना जितना आसान अपन को यहाँ डायग्राम में नजर आ रहा है उतना आसान नहीं है। उसके लिए अलग से अनुकूलन होते हैं, उसके लिए शरीर में बहुत अलग अलग विभिन्नताएं होती है दोनों में। इन विभिन्नताओं की वजह से कॉम्प्लिकेशन होता है, जटिलता आती है। तो ये दोनों में मूलभूत अंतर है अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन में। समझ आया होगा दोनों का? अलैंगिक प्रजनन किसे कहेंगे और लैंगिक प्रजनन किसे कहेंगे, दोनों में अंतर क्या है? अगर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए, परिभाषा लिखोगे और दो जो अंतर अपन ने बताया वो लिख लोगे, इसकी विधियां लिख लोगे। इसकी विधियों में ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन अगर ऐसा आता तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, कुछ और छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, कुछ और छोटी छोटी बातें हैं। अपने ये तो देख लिया कि लैंगिक प्रजनन में 2 पेरेंट होंगे। लैंगिक प्रजनन में कितने होंगे? 2 पेरेंट होंगे। 2 पेरेंट का मतलब क्या है? नर और मादा, एक माता और पिता। लेकिन कभी ऐसा होता है क्या जीव एक हो और उसी में नर युग्मक भी बन जाए और मादा युग्मक भी बन जाए? होता है ऐसा? किसमें होता है?
अधिकतर विकसित जीवों में तो ऐसा नहीं मिलेगा आपको। जो विकसित जीव है उसमें नर अलग मिलेगा, मादा अलग मिलेगी। लेकिन अगर पौधों की बात करें तो पौधों में ऐसा नहीं होता क्या? एक जो फूल होता है उसी में परागकण बनता है, उसी में वृत्तिका होती है। परागकण क्या है? नर युग्मक है, और वृत्तिका के अंदर जो अंडाणु है वो मादा युग्मक है। ऐसा होता है ना, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि लैंगिक प्रजनन करने वाले जीव दो तरह के हो सकते हैं, एक लिंगी हो सकते हैं या द्विलिंगी या उभयलिंगी हो सकते हैं। एक लिंगी का मतलब क्या है? जो या तो नर है या मादा है। और द्विलिंगी या उभयलिंगी का मतलब क्या है? जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों बनाने की क्षमता है, वो क्या हो गया? द्विलिंगी या उभयलिंगी हो गया। ठीक है ना? चलो, कहां से आवाज पहले तो? हाँ, उभय। उभय का मतलब दोनों। उभय का मतलब दोनों। ठीक है, यहां तक अगर कोई डाउट है तो पूछो पहले। परिभाषा में थोड़ा सा कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। रिपीट करूं? चलो, आपने बताया कि रिपीट करूं। रिपीट करने में पहले तो सबसे पहले तो अपन ने पढ़ा है कि प्रजनन किसे कहते हैं। प्रजनन किसे कहेंगे? हाँ, कोई भी जीव है, जीव ही होगा डेफिनेटली। जीव की विशेषता ये, निर्जीव की विशेषता तो नहीं है। निर्जीव तो अपने जैसे नई और संतति को उत्पन्न नहीं करेगा, तो सजीव की विशेषता ये। इसलिए कोई भी जीव अपने समान नई संतति उत्पन्न करने का जो गुण रखता है उसी को प्रजनन कहते हैं अपन। प्रजनन क्या है? अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करना, अपने जैसी नई संतति उत्पन्न करना, अपने जैसे नए जीवों को बनाना, नए जीवों को पैदा करना, यह है प्रजनन है। क्लियर है? डेफिनेशन क्लियर है ना? अपने समान नए जीव बनाएगा, डेफिनेटली यही होता है, अपने समान ही नए जीव बनाएगा। ठीक है, फिर अपन प्रजनन को मोटे मोटे रूप से दो प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो है अलैंगिक प्रजनन और एक है लैंगिक प्रजनन। ठीक है, अलैंगिक प्रजनन जिसको अपन इंग्लिश में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपन कहते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक प्रजनन जो है बहुत ही सरल प्रकार का है, क्योंकि ये बिल्कुल सरल प्रकार के जीवों में ही होता है। जो बहुत आदिम प्रकार के जीव है, जो विकास के चरणों में बहुत नीचे जो जीव है, जो एक कोशिकीय जीव है या एक कोशिकीय नहीं होकर भी बहुत सरल जो जीव है, उनमें जो प्रजनन होता है वो अलैंगिक प्रकार का प्रजनन होता है। विकसित जीवों में कैसा होगा? लैंगिक प्रजनन होगा। ये विकसित और अविकसित का अंतर ऐसा क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि अलैंगिक प्रजनन में पेरेंट कितने होंगे? एक ही पेरेंट होगा, है ना? जिसको अपन माता और पिता में अलग अलग विभेदित नहीं कर सकते। एक पेरेंट है बस। एक पेरेंट का मतलब एक ही पेरेंट है, न तो माता न पिता, पेरेंट एक है। पेरेंट एक है तो एक ही पेरेंट से इसमें नए जीव की उत्पत्ति इसमें होती है, यानी इसमें जटिलता बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब एक ही पेरेंट है तो जैसे इसमें दो पेरेंट होते ही अलग अलग हो गया ना सब कुछ। दो पेरेंट होते ही दोनों में अलग अलग युग्मक बनाने के लिए उनके शरीर में विभिन्नताएं पूरी हो गई, उनके शरीर के अंगों में विभिन्नताएं पूरी हो गई, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें पेरेंट एक ही है। तो बहुत सरल प्रकार का ये प्रजनन है। पेरेंट जब एक है तो इसके जो विधियां हैं, विधियां भी बहुत आसान सी विधियां हैं। जैसे अपने अमीबा की बात करें तो अमीबा में क्या होता है? अमीबा में जो केंद्रक है, केंद्रक समसूत्री विभाजन से या वैसे विभाजन से, असूत्री विभाजन से पहले तो दो भागों में बढ़ गया। ठीक है, फिर इसके अंदर कोशिका द्रव्य का विभाजन हो रहा है और एक जो कोशिका थी वो दो कोशिकाओं में बदल गई। ये दोनों कोशिका क्या है? ये स्वतंत्र रूप से दो अमीबा है। ये क्या है? स्वतंत्र रूप से दो अमीबा है। तो एक अमीबा से दो अमीबा बन गए, एक अमीबा ने अपने जैसे एक नया अमीबा और बना लिया। यही तो प्रजनन है। ये विखंडन प्रकार का प्रजनन है, बिल्कुल आसान प्रकार का प्रजनन है। इसमें कुछ नई बात, बिल्कुल ऐसा कुछ जटिलता बिल्कुल नहीं है इसमें। ठीक है, इसी तरह से मैंने एक और बताया, हाइड्रा का मैंने एग्जांपल लिया। हाइड्रा में क्या होता है? एक छोटी सी बड या छोटी सी गांठ जैसी बनती है, एक मुकुल जैसा बनता है छोटा सा। ये मुकुल धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है। इस मुकुल पे दूसरे अंग अपने आप विकसित हो जाते हैं। और जब ये मुकुल यहाँ से कटकर अलग होगा, आप सोचो कि एक गांठ अपने यहाँ से निकले और वो जो गांठ अलग निकले तो वो एक नया जीव बन जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। जैसे रक्त बीज नाम का एक राक्षस हुआ करता था। रक्त बीज के राक्षस में क्या होता था? रक्त की बूंद जहां पर पड़ती थी वो एक नया राक्षस बन जाता था, है ना? तो ऐसा अब तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ये इस प्रकार के जो जीवों में ये जो पद्धति है, ये मुकुलन है। ये क्या है? मुकुलन है, जिसमें छोटी सी गांठ बनी, गांठ से गांठ अलग हुई और वो नया जीव बन गया। ठीक है ना? इसी तरह से मैंने एक बताया प्लेनेरिया। प्लेनेरिया करके एक जीव होता है, वो भी हाइड्रा जैसा ही जीव होता है। उस प्लेनेरिया में क्या होता है कि किसी दुर्घटना से, किसी वजह से अपना पांव प्लेनेरिया पे गिर गया तो प्लेनेरिया दो टुकड़ा में टूट गया या तीन टुकड़ा में टूट गया। तीन टुकड़ा में टूट गया तो उससे तीन नए नए प्लेनेरिया बन गए। चार टुकड़ा में टूट गया तो उससे चार प्लेनेरिया नए बन गए।
बहुत आसान सा है, अपने आप नया प्लेनेरिया उसमें बन गया, क्योंकि बहुत सरल जीव होते हैं। तो इसमें ये जो प्रक्रिया है ये पुनरुद्भवन है। ये क्या प्रक्रिया है? पुनरुद्भवन है। इसमें भी एक ही पेरेंट है, उस एक ही पेरेंट से नए जीव बन रहे हैं। तो जहां एक पेरेंट है और विखंडन विखंडन मुकुलन पुनरुद्भवन जैसी प्रक्रियाओं से नए जीवों की उत्पत्ति होती है, इस प्रकार के जो प्रजनन है वो अलैंगिक प्रजनन कहलाएंगे। क्लियर है? अब लैंगिक प्रजनन की बात करें, लैंगिक प्रजनन इतना इजी नहीं है। लैंगिक प्रजनन बहुत जटिल प्रकार है। जैसे जैसे जो जीवों में जटिलता बढ़ती चली गई, वैसे वैसे इसमें प्रजनन के प्रकारों में भी अंतर आया। प्रजनन के प्रकारों में अंतर, लैंगिक प्रजनन की अगर अपन बात करें तो लैंगिक प्रजनन में पेरेंट कितने होंगे? 2 पेरेंट होंगे। 2 पेरेंट में एक नर होगा, एक मादा होगी। ठीक है? दोनों की भूमिका अलग अलग है। नर की भूमिका क्या है? नर युग्मक बनाना है। नर की भूमिका क्या है? नर युग्मक। नर युग्मक जिसको अपन विकसित जीवों के अंदर, विकसित जो जंतु है उसके अंदर अपन शुक्राणु के नाम से जानते हैं। तो नर का भूमिका क्या है? शुक्राणु बनाना या नर युग्मक बनाना। ठीक है? और मादा की भूमिका क्या है? मादा युग्मक या अंडाणु बनाना। ठीक है? क्या शुक्राणु और अंडाणु एक जैसे होते हैं? क्या शुक्राणु और अंडाणु की भूमिका एक जैसी है? शुक्राणु के अंदर तो बस इतना सा है कि वो जाके अंडाणु को निषेचित कर सकता है, अपने केंद्र को उसमें डाल लेगा, निषेचित कर लेगा। जबकि अंडाणु में तो इतनी क्षमता है कि एक नए जीव में विकसित होगा वो। तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है? दोनों में बहुत बड़ा अंतर होने की वजह से, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर होने की वजह से ये निश्चित है कि उनके शरीर में भी बड़ा अंतर हमें प्रकृति ने उत्पन्न किया ही होगा, तभी तो ये हो पाएगा। तो नर में नर युग्मक बनाने के लिए उसके शरीर के अंदर विभिन्नताएं हमें नजर आती है, और मादा में मादा युग्मक बनाने के लिए उसमें शरीर में विभिन्नताएं नजर आती है। नर में नर युग्मक को सपोर्ट करने के लिए जो अंग है वो उस हिसाब से विकसित होते हैं। जैसे टेस्टिज या वृषण बनेगा, वृषण के बाद में उसमें एपिडाइडिमिस होगा, एपिडाइडिमिस से शुक्रवाहिका निकलेगी, शुक्रवाहिका से शुक्राशय मिलेगा, शुक्राशय से जो स्खलन वाहिका निकलेगी, स्खलन वाहिका से प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलते हुए वो जो पेनिस है, पेनिस में से वो निकलेगा। तो ये सारा जो है, ये सारा विकसित कैसे हुआ है? क्योंकि इसकी भूमिका ये है कि नर युग्मक बनाना। फिर दूसरी भूमिका ये है कि नर युग्मक को मादा के अंडाणु के पास में उसको छोड़ना। तो शरीर का जो रूपांतरण है वो इसी तरह से इसमें हुआ है। इसमें जटिलता इसी वजह से। जबकि जो मादा युग्मक है, मादा युग्मक की भूमिका अलग है। मादा युग्मक जो है, मादा युग्मक अलग तरीके का होगा, और मादा युग्मक थोड़ा सा स्थायी प्रकार का होगा। इसमें चलने की जरूरत नहीं है, जबकि शुक्राणु को चलने की जरूरत है। तो मादा युग्मक अलग होगा, नर युग्मक अलग होगा। मादा युग्मक में, मादा युग्मक जो बना है, मादा युग्मक बनाने के लिए जो विभिन्नताएं जो इसमें है, इसमें अंडाशय होता है। ठीक है? और अंडाशय को गर्भाशय तक ले जाने के लिए अंडवाहिका होती है, जो अंडाशय को गर्भाशय तक ले जाएगी। ठीक है? इस बीच में अगर शुक्राणु उसके साथ में आ जाता है तो शुक्राणु के साथ में उसका निषेचन होगा, निषेचन के लिए भी उसमें रूपांतरण होंगे। ठीक है? और निषेचन के बाद में वो जो ये निषेचन के बाद में जो युग्मनज बनेगा, उस युग्मनज को उसको गर्भाशय के अंदर स्थापित करना पड़ेगा, और स्थापित करने के बाद में उसके पोषण के लिए और उसको विकसित करने के लिए पर्यावरण उपलब्ध करवाना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से विभिन्नता मादा में मिलेगी, है ना? तो इसका मतलब जटिलता अपने आप ही आ गई। जटिलता आ गई ना, उतना आसान तो ये नहीं हो सकता है। तो लैंगिक प्रकार का जन्म जो है वो ज्यादा जटिल होता है, क्योंकि इसमें इस प्रकार की विभिन्नताएं हमें नजर आती है। ठीक है? तो अब अपन आगे चलते हैं कि नर में नर युग्मक बना, शुक्राणु बना, मादा में मादा युग्मक या अंडाणु बना। किसी तरीके से नर युग्मक को नर ने मादा युग्मक तक पहुंचाया। ठीक है? नर युग्मक जब मादा युग्मक के साथ में जब निषेचन करता है, निषेचन का मतलब जब आपस में एक दूसरे के जो केंद्रक है, नर के शुक्राणु का केंद्रक और मादा के अंडाणु का केंद्रक जब आपस में मिलते हैं, तो आपने पढ़ा था, याद है आपको, तो इसके अंदर युग्मनज बन जाएगा। और ये युग्मनज जो है ये गर्भाशय में स्थापित होगा और इससे नया जीव बनेगा, ये नया जीव बनेगा। तो गर्भाशय में भी उसका रूपांतरण चाहिए, गर्भाशय में भी इस प्रकार का अनुकूलन चाहिए कि उसको स्थापित कर सके, उसको पोषण दे सके, उसको विकसित कर सके और उसको विकसित होने तक अपने में झेल सके। ये सारी विभिन्नता तो होगी। यानी ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें ही जटिलता उत्पन्न करती है। इन सारी चीजों की वजह से जटिलता है, और यही बड़ा कारण है कि लैंगिक जो प्रजनन है अलैंगिक प्रजनन की तुलना में बहुत ज्यादा जटिल होता है। ठीक है? चलो, इसके बाद में 2 डेफिनेशन अपन ने देखी थी, वो ठीक है अपनी जगह पर। एक अपन और देखते हैं इसमें डेफिनेशन। लैंगिक प्रजनन जो करने वाला जो जीव है ना,
ये दो, ये दिखाओ तो, ओविपेरस और विविपेरस। हिंदी नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा अभी। जरायुज और अंडुज, हाँ। अंडज और जरायुज, अंडज भी कहते हैं ना। ओविपेरस में तो इस प्रकार के जंतु होते हैं जो लैंगिक प्रजनन तो करते हैं, लेकिन लैंगिक प्रजनन के बाद में ये एक अंडा बाहर निकालते हैं और अंडे का सेचन बाहर होता है और उसमें एक नया जीव बाद में विकसित होता है। ये नया जीव मादा के शरीर से बाहर विकसित होता है। नया जीव कहां विकसित होगा? मादा के शरीर से बाहर विकसित होता है, वो है ओविपेरस जीव। ठीक है। और दूसरे प्रकार के जो विकसित प्रकार के जो जीव होते हैं उसमें अंडाणु का निषेचन कहां पर होता है? मादा के शरीर में होता है। अंडाणु निषेचित जो अंडाणु है जिसको युग्मनज कहते हैं वो कहां स्थापित होगा? मादा के शरीर में गर्भाशय में स्थापित होगा और उसके अंदर ही वो विकसित होकर विकसित बच्चे को जन्म देते हैं, वो विविपेरस हुए। समझ आ गया ना आपको ओविपेरस और विविपेरस का अंतर? ओविपेरस में क्या होगा? अंडे को जन्म देंगे और बच्चे का विकास कहां पर होगा? या उसका जो शरीर से बाहर होगा उसका विकास। ठीक है। जबकि विविपेरस में क्या होगा? भाई देखो, जैसे ही ये अंतर आया ना उसके साथ ही बहुत ज्यादा जटिलता अपने आप ही आ जाती है। ओविपेरस में तो अंडा उत्पन्न करके अंडा बाहर निकाल दिया, तो बच्चे को विकसित करने की जैसी विभिन्नता उसमें नहीं मिलेगी। बच्चे को विकास करवाने लायक जो अंग है उसमें जरूरत ही नहीं है, जबकि इसमें जरूरत होगी क्योंकि उसको बच्चे में अपने पास में उसको विकसित करना पड़ेगा। ठीक है ना। इसी तरह से तीसरा एक और आता है। तीसरा कौन सा है? हिंदी में क्या नाम है उसका? ओविपेरस है इंग्लिश में, हिंदी में क्या नाम है? चलो, जो मार्सुपियल्स जैसे जो जीव होते हैं, ऑस्ट्रेलिया के जो जीव हैं, जैसे कंगारू जीव है। कंगारू में क्या होता है? कंगारू में वो अविकसित प्रकार के जो है वो जिसमें दोनों ही प्रकार के लक्षण होंगे। बच्चे का जो विकास होता है, बच्चे को पहले वो विकास उसके एक थैली में, उसके एब्डोमेन पर एक थैली होती है, उसके पेट पर एक थैली होती है, थैली में उसका विकास होता है। इस प्रकार के जीव भी अलग होते हैं। तो तीनों में लैंगिक प्रजनन तो होता है, लेकिन लैंगिक प्रजनन होने के बाद में बच्चे को डिलीवर करना या बच्चे को विकसित करने के जो अलग अलग प्रक्रियाएं हमें नजर आती है। ठीक है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि निश्चित रूप से जिस प्रकार की विधि होगी उस प्रकार के अंग उस जीव में पाए जाएंगे, है ना। अगर वो विविपेरस नहीं है, ओविपेरस है, तो उसमें गर्भाशय की कहां जरूरत है? गर्भाशय की जरूरत नहीं है। और विविपेरस हो गया तो अपना भी गर्भाशय की जरूरत होगी इसमें। यानी जिस प्रकार का प्रजनन है उसी प्रकार की जटिलता उसके जीव में होगी ही होगी। ठीक है। चलो, ये तो कुछ सामान्य सी परिभाषाएं थी, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो मानव में प्रजनन पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है? मानव में प्रजनन। छोटी मोटी परिभाषाएं ऐसी पूछी जा सकती है, इसलिए अपने डिस्कस किया है। मानव में प्रजनन में आप जानते हैं कि लैंगिक प्रजनन होता है, यानी इसमें भी दो पेरेंट की जरूरत पड़ेगी। दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ेगी। दो पेरेंट्स की जरूरत का मतलब एक मेल की जरूरत पड़ेगी, एक फीमेल की जरूरत होगी। ठीक है। तो ऐसे में हमें मेल के बारे में, मेल के जो प्रजनन अंग है और मेल में जो प्रजनन की जो कार्य की जो होती है उसके बारे में हमें अलग पढ़ना पड़ेगा, और फीमेल में जो प्रजनन अंग है और फीमेल में जो प्रजनन कार्य की उसके बारे में हमें अलग पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? नर जननांग इसमें पढ़ेंगे। नर जननांग के बाद में अपन पढ़ेंगे शुक्र जनन, शुक्राणु कैसे बनते हैं। ठीक है। मादा में पढ़ेंगे मादा जननांग पढ़ेंगे अपन। ऑफिस में अंड जनन कैसे होता है, अंड जनन पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे निषेचन क्या है। संक्षिप्त में पढ़ेंगे निषेचन, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़नी पड़ेंगे, कोशिश करेंगे कल इसको पूरा कर लें। निषेचन पढ़ेंगे। निषेचन के बाद में भ्रूण का जो विकास होता है, भ्रूण का जो विकास होता है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस अपन करेंगे। आजकल जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आपने देखा होगा बाजार में अपन देखते हैं बहुत सारी जो नए नए क्लिनिक खुल गए, नए नए हॉस्पिटल खुल गए, उसमें नए नए प्रकार की टेक्नोलॉजी चलती है। आपने देखा होगा, सुना है आपने? टेस्ट ट्यूब बेबी, है ना। टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में सुना है।
तो हमसे ये अपेक्षा की जाती है कि प्रजनन का जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो नई नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है कम से कम उसकी परिभाषा तो आपको पता हो, है ना। तो ये जो है जिसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है, प्राकृतिक जो है पुंसवन वो क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। आईवीएफ क्या है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ज्यादा कुछ नहीं, परिभाषा के परिभाषा तक पढ़ेंगे अपन। आईवीएफ और किस किस तरीके से हो सकता है वो अपन इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा अपन पढ़ेंगे कॉन्ट्रासेप्शन, अपन पढ़ेंगे गर्भाधान, गर्भाधान रोकने के उपाय। ये कुछ चीजें हमें पढ़नी पड़ेगी क्योंकि डेफिनेटली ये हमसे अपेक्षा की जाती है कि जो नए नए अपडेट्स है, नए नए अपडेट्स के बारे में आपको पता हो, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि एक अंतरा करके एक इंजेक्शन आया है, सुना है क्या किसी ने, किसी को पता है कुछ, कोई है अगर किसी को पता है अंतरा, लड़कों में से? अंतरा एक इंजेक्शन आया है जो एक गर्भ निरोधक प्रकार का एक इंजेक्शन है जिसमें हर 3 महीने से इंजेक्शन लगाते हैं और महिला के इंजेक्शन लगता है उसके बाद में मतलब प्रेगनेंसी नहीं कंसीव होती है। तो इस प्रकार के जो अंतरा, अगर अंतरा पे 2 नंबर का शॉर्ट नोट आ जाएगा तो कैसे लिख पाओगे, है ना। तो कुल मिला के छोटी छोटी जो चीजें हैं वो भी हमें इसमें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये अपने यहाँ पर डिस्कस किया है। अब अपन थोड़ा सा इस चैप्टर को विधिवत शुरू कर लेते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या नर जननांग। अभी केवल समझेंगे, लिखेंगे बाद में, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपन कौन कौन से अंग पढ़ेंगे, पहले मैं नाम लिख लूं पहले। ये नजर आ रहा पेन आपको? वृषण या टेस्टिस अपन पढ़ेंगे। ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये है वृषण, ठीक है। इस वृषण से ये जो ट्यूब निकल रही है, ये जो ट्यूब निकल रही है ये है शुक्रवाहिका। ये है शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका के बारे में पढ़ेंगे। शुक्रवाहिका, ये शुक्रवाहिका से ये देखोगे आप इसमें एक शुक्राशय इसके अंदर मिल रहा है, तो शुक्राशय के बारे में पढ़ेंगे। 2 लाइन से ज्यादा कुछ नहीं है, नाम ही आपको याद रखने, खास तो शुक्राशय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। शुक्राशय शुक्रवाहिका के साथ में मिल जाएगा और आगे बढ़ेगा। यहां पर एक छोटी सी ग्लैंड होती है, छोटी सी ग्रंथि होती है, वो है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। प्रोस्टेट ग्रंथि के बाद में मूत्रवाहिका जिसको यूरेथर कहते हैं, और लास्ट में शिश्न या पेनिस, इनके बारे में अपन पढ़ने वाली है। थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस अपन करेंगे, ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की अपन को जरूरत नहीं है। आपके जो क्वेश्चन है अगर आप पूछे भले ही, लेकिन ज्यादा डिटेल में जाने की इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, आप एक बार पहले ओवरव्यू ले लेते हैं अपन। देखो ये है टेस्टिस, ये टेस्टिस है। टेस्टिस के ऊपर ये जो आप देख रहे हो ये है एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस है ना, एपिडिडाइमिस, ठीक है। और इन एपिडिडाइमिस से एक ट्यूब निकल रही है, ये ट्यूब है शुक्रवाहिका। ये क्या है? शुक्रवाहिका। शुक्र का मतलब यहाँ पर सीमन से है, शुक्र का मतलब यहाँ पर शुक्राणु से है ना, तो शुक्राणु को ले जाने वाली ये है शुक्रवाहिका, ठीक है। शुक्रवाहिका के बाद में यहाँ आप देख रहे हो एक फूली हुई सी रचना आपको नजर आ रही है, ये है शुक्राशय। ये क्या है? शुक्राशय। शुक्राशय का मतलब ये नहीं कि जिसमें शुक्राणु रहते हैं। शुक्राशय से हमें समझ में क्या आता है शुक्राशय नाम से, कि इसमें शुक्राणु रहते होंगे। शुक्राणु इसमें नहीं रहते हैं। शुक्राणु तो इसमें होते हैं जो इस नलिका के द्वारा लाए जा रहे हैं, और शुक्राशय में कुछ एक फ्लूइड होता है जो शुक्राणु को पोषण देता है, ठीक है ना। शुक्राशय नाम इसका गलत लिखा है, नाम ही गलत रखा है, लेकिन अपन को वही पढ़ना पड़ेगा। शुक्राशय का मतलब शुक्राणु इसमें रहते नहीं है, शुक्र प्लस आशय नहीं है ये, है ना। इसमें शुक्राणु रहते नहीं है, ये शुक्राणु को पोषण देने वाला फ्लूइड इसमें बनाती है जो शुक्राणु के साथ में मिक्स कर लेती है। फिर उसके बाद में यहां आप देखोगे ये है प्रोस्टेट ग्रंथि। ये कौन सी है? प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में साधारण सी बात है, उम्र बढ़ने के साथ में प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ती है। जो 60 साल 65 साल 70 साल के जो वृद्ध आप देखते हैं उनमें यूरिन की समस्या उत्पन्न होने लग जाती है। उनमें कई बार यूरिन त्यागने में समस्या उत्पन्न होती है, कई बार उनको कैथेटर भी लगाना पड़ता है, पेशाब की नली भी लगानी पड़ती है कई बार, ठीक है। कई बार ऑपरेशन करके इस ग्रंथि को बाहर भी निकालना पड़ता है, ठीक है। इस ग्रंथि में उम्र के साथ साथ में इसमें कठोरता आ जाती है और ये ग्रंथि बड़ी होती चली जाती है। तो इसमें से निकलने वाले जो
यूरिन की जो ट्यूब है, यूरिन की ट्यूब को दबाने लग जाती है। हम इतना नहीं समझना है, मैं एक रेलिवेंस बता रहा हूं, मैं आपको प्रासंगिकता बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये याद रह सके। ये है प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है। प्रोस्टेट ग्रंथि के बाद में जो दोनों जो नलियां आई थी, दोनों तरफ से जो आई है शुक्रवाहिका, ये आपस में मिल जाएगी और ये यूरिन ले जाने वाली जो ट्यूब है जिसको यूरेथ्रा कहते हैं, यूरेथ्रा में मिल जाएगी। किसमें मिल जाएगी? यूरेथ्रा में मिल जाएगी। और यूरेथ्रा में मिलकर ये जो शुक्राणु है वो इस पेनिस के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। ये सारे अंग है जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा अपन को डिस्कस करना है। ये ओवरव्यू अपन ने देखा है। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे, ये इसका लेटरल व्यू है, ये साइड का व्यू है। साइड के व्यू में आप देखोगे ये टेस्टिस है जो एक थैली के भीतर है, जिसको अपन स्क्रोटम या वृषण कोष अपन कहते हैं, ठीक है। टेस्टिस के ऊपर वही वापस एपिडाइडिमिस है, एपिडाइडिमिस से ये शुक्रवाहिका निकल रही है, शुक्रवाहिका और ये शुक्राशय है ना, ये प्रोस्टेट ग्रंथि और ये वापस पेनिस में ट्यूब में चला गया, ठीक है ना। इसी को अपन आगे सबसे पहले टेस्टिस अपन पढ़ते हैं। अपन क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले टेस्टिस अपन पढ़ेंगे, जिसको अपने हिंदी में क्या कहेंगे? वृषण कहेंगे। हिंदी में इसको अपन वृषण कहेंगे, ठीक है। टेस्टिस जो है सबसे प्रमुख नर जननांग है। ये शरीर के बाहर पेनिस के आसपास दो थैलों में स्किन के दो थैले जैसे स्ट्रक्चर है, उस थैले जैसे स्ट्रक्चर के अंदर ये टेस्टिस होते हैं, ठीक है। थैले जैसी जो स्ट्रक्चर है, उस थैले जैसे स्ट्रक्चर को अपन क्या कहेंगे? उन थैलों को अपन क्या कहेंगे? उन थैलों को अपन कहेंगे वृषण कोष या कहेंगे स्क्रोटम। वृषण कोष या स्क्रोटम अपन कहेंगे, ठीक है ना। जैसे ये जो है, ये जो आप देख रहे हो, ये वृषण कोष है। ये क्या है? वृषण कोष है और इसमें ये वृषण है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये आता है कि वृषण बॉडी से बाहर है, देखो बॉडी से बाहर ही है ना वृषण, बॉडी के भीतर तो नहीं है, एब्डोमेन में तो नहीं है। जैसे महिलाओं में अंडाशय महिला के शरीर के भीतर होते हैं, वैसे यहां पर जो वृषण है वो बॉडी से बाहर है, ठीक है। इसका क्या कारण है? इसकी वजह क्या है? तापमान, है ना। नॉर्मली जो बॉडी के बाहर जब ये स्क्रोटम में रहते हैं तो इनका जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री बाकी बॉडी के टेम्परेचर से 1 डिग्री के आसपास कम हो जाता है, ठीक है। हमारा जो 37 डिग्री जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, ये 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर शुक्राणुओं के लिए अच्छा नहीं है। इनमें शुक्राणु सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, जिंदा नहीं रह पाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में अगर ये हमारे शरीर के भीतर होता तो डेफिनेटली जो शुक्राणु बन रहे हैं उन शुक्राणु के मृत हो जाने का हमेशा अंदेशा इसमें रहता है, मृत हो जाते, उसमें से ज्यादा शुक्राणु जीवित नहीं रह पाते। तो यहां पर इस टेस्टिस के बॉडी से बाहर स्क्रोटम में रहने का फायदा यह है कि बाकी बॉडी के टेम्परेचर की बजाय इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, ताकि शुक्राणु वहां पर आराम से सर्वाइव कर सके, आराम से जीवित रह सके, ठीक है। कई बार क्या होता है, छोटे छोटे बच्चों में जब बच्चे जन्म लेते हैं तो कई बार ये जो टेस्टिस है जो स्क्रोटम में उतर ही नहीं पाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब एक मेल बच्चा जब माँ के गर्भाशय में होता है, 7 महीने की गर्भावस्था होती है, 7 महीने की गर्भावस्था के बाद में वो जो टेस्टिस है उसके एब्डोमेन से उसके टेस्टिस उसके स्क्रोटम में आते हैं। कहने का मतलब ये है कि टेस्टिस बनते कहाँ पर है? टेस्टिस बनते तो बच्चे के जब बच्चा विकसित होता है उसके पेट में बनते हैं, लेकिन जन्म से कुछ समय पहले ये उतर कर कहाँ पर आ जाते हैं? स्क्रोटम में आ जाते हैं। समझ में आ गया ना? इसलिए कई बार कई बच्चों में इस तरह से हम देखते हैं बच्चे के जन्म के साथ ही उसके स्क्रोटम खाली नजर आते हैं कई बार हमें। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है या तो वो बच्चा अपने टाइम से पहले जन्म ले गया है ताकि स्क्रोटम को नीचे उतरने का टाइम नहीं मिला, या कई बार बीच में रुकावट की वजह से स्क्रोटम में ये टेस्टिस नहीं उतर पाते हैं। इसको अपन कहते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। छुपे हुए वृषण, छुपे हुए वृषण कई बार थोड़ा सा इंतजार करने के बाद आ जाते हैं, कई बार छोटा सा ऑपरेशन करके इनको बाहर निकालना पड़ता है, नीचे उतारना पड़ता है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं वृषण है क्या। वृषण का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपन ने देखा है, अब वृषण क्या है, वृषण कैसे हैं। तो वृषण एक ऐसा अंग है जो शुक्राणु बनाता है। वृषण क्या करता है? शुक्राणु बनाता है,
ठीक है। वृषण को अगर अपन देखें तो एक अंडाकार सी स्ट्रक्चर है, एक अंडाकार सा लंबा अंडाकार सी एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस अंडाकार सी स्ट्रक्चर में अगर इसका अपन एक लंबी काट काटें तो लंबी काट में देखो हमें इस तरह से ये वृषण नजर आता है। इस वृषण के अंदर बहुत सारे लोब्स है, बहुत सारे पिंड है, या बहुत सारे इस तरह से खाने नजर आते हैं। हमें देख रहे हैं आप, इसमें बहुत सारे खाने नजर आ रहे हैं। इसके ऊपर ये स्किन है, स्किन के नीचे की और ये ट्यूनिका वगैरह है, उसको अपन डिस्कस नहीं करेंगे। ये खाने, इन खानों के अंदर ये देखो ट्यूब्स है, हर एक खाने के अंदर हर एक छोटे छोटे से जो चैम्बर्स बने हुए हैं, इन चैम्बर्स के अंदर 4 से 5 तक इसके अंदर ट्यूब्स होती है। इन ट्यूब्स का नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ट्यूब्स या सेमिनिफेरस नलिका। इन सेमिनिफेरस नलिका के अंदर ही शुक्राणु बनना शुरू होते हैं। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आप देख रहे हो, इसी में शुक्राणु बनना शुरू होते हैं। इसमें मैंने आगे एक डायग्राम और लिया है, मुझे बनाना पड़ेगा। ये तो आड़ी कार्ड में हमें इस तरह से नजर आएगा, ठीक है। अगर मैं ही इसको, ये जो है इसको मैं यहां से काटूं, इसको मैं कहां से काटूं, इसको मैं यहां से एक छोटा सा पीस काटूं, ठीक है। इसको छोटा सा पीस में यहां से काटूं तो मुझे किस तरह से नजर आएगा, देखो। ये जो छोटी छोटी सी जो ट्यूब है वो मुझे इस तरह से नजर आएगी। इसमें ये जो ट्यूब अपन ने देखी थी ना ऐसी, ये जो ट्यूब देख रहे हो इसमें खूब सारी कुंडली सी ट्यूब है। ये कुंडली सी ट्यूब मुझे, अगर मैं इस तरह से यहां से काटूं तो ये ट्यूब मुझे इस तरह से नजर आएगी इसमें, ठीक है। और ट्यूब के बीच बीच में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है। ट्यूब के बीच बीच में यहां पर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है। इन विशेष प्रकार की कोशिकाओं को लेडिक कोशिकाएं या लीडिक कोशिकाएं कहते हैं। इसको कौन सी कोशिका कहेंगे, कौन सी कोशिकाएं, ये लीडिक कोशिकाएं। लीडिक कोशिकाओं का काम है एक हार्मोन बनाना, जिसका हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। जिस हार्मोन का क्या नाम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, जो मेल हार्मोन कहलाता है। ये मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन कौन बनाएगा, टेस्टिस बनाएगा। टेस्टिस में कौन सी सेल्स बनाएगी, लीडिक कोशिका बनाएगी। इन लीडिक कोशिकाओं का दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल सेल। आप लीडिक कोशिका याद रखें, सफिशिएंट है। ये लीडिक कोशिका कौन सा हार्मोन बनाएगी, टेस्टोस्टेरोन। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि कौन से प्रकार की कोशिकाएं वृषण में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाती है या मेल हार्मोन बनाती है। मेल हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। मेल हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। कौन बनाती है, लीडिक कोशिका। लीडिक कोशिका कहां पर है, वृषण के अंदर है, ठीक है। इस तरह से पूछा जा सकता है। अब टेस्टोस्टेरोन क्या एक बच्चे में बचपन से ही बनना शुरू हो जाता है, क्या छोटे में से बनना शुरू हो जाता है, नहीं। एक विशेष उम्र के बाद में लड़कों में ये टेस्टिस के अंदर जो लीडिक कोशिकाएं हैं टेस्टोस्टेरोन बनाने लगते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जैसे ही बनता है, बच्चे के अंदर कुछ विशेष प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं, जिनको अपन द्वितीयक या गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। जिनको अपन क्या कहेंगे, गौण लैंगिक लक्षण या द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के नाम से जानते हैं। करीब 15 से 16 साल की उम्र में मेल के अंदर ये द्वितीयक या गौण लैंगिक लक्षणों का विकास होता है, जिसमें चेहरे पे बाल यानी मूंछों का इनका आना, ठीक है, कंधों का चौड़ा होना, ठीक है। इस तरह से जो मेल के जो लक्षण है, मेल के लक्षण हमें प्रकट होने लगते हैं, ठीक है। किस हार्मोन की वजह से होंगे मेल में जो द्वितीयक लक्षण, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होंगे। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन सी कोशिकाओं से स्रावित हो रहा है, लीडिक कोशिकाओं से। क्या लीडिक कोशिका इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर है क्या, नहीं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में यहां पर है, ठीक है। अब इसके बाद में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की बात करते हैं। ये कौन सी ट्यूब्यूल्स है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, जो अपन ने यहां देखी थी, जो अपन यहां देख रहे हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। जो इसमें अपन को ये यहां नजर आ रही है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होगा वो अपन को देखना है। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में यहां पर खूब सारी कोशिकाएं होती है। ये कोशिकाएं कैसी है,
द्विगुणित कोशिकाएं हैं। ये कोशिका कैसी है? द्विगुणित कोशिका का मतलब क्या हो गया? जिसमें गुणसूत्रों के 2 सेट है, जिसको 2n कहते हैं अपन। ये 2n कोशिकाएं हैं। इनके बीच बीच में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं हमें नजर आती है, कुछ लंबी सी कोशिकाएं हमें नजर आती है। ये लंबी जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं सर्टोली की कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं हैं? सर्टोली की कोशिकाएं। सभी जगह पर ऐसा ही होगा। अब यहां पर ये जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं हैं जनन कोशिकाएं या जनन एपिथेलियम या जनन उपकला। उपकला लिख लेता हूं मैं। ये है जनन उपकला। इस जनन उपकला में पहले समसूत्री विभाजन होते रहते हैं। नहीं, ठीक है, चलो इसको वापस लिखूं या चलेगा? ये तो चलेगा, ठीक है। अब ये जो जनन उपकला है, जनन उपकला में पहले समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन से बहुत सारी कोशिकाएं बन जाएगी। ये देख रहे हैं आप, समसूत्री विभाजन से बहुत सारी कोशिकाएं बन जाएगी यहां पर। अब इन कोशिकाओं में फिर अर्धसूत्री विभाजन होगा, क्योंकि शुक्राणु बनाने वाली कोशिकाओं में हमेशा कैसा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब यहां पर अर्धसूत्री विभाजन होगा और अर्धसूत्री विभाजन से बहुत सारे शुक्राणु बनाने वाली कोशिकाएं बनेगी। अब अभी तक ये जो शुक्राणु बने हैं ना, ये शुक्राणु अभी तक गतिशील नहीं है। अभी इनके पूंछ नहीं है, अभी इनमें पूंछ नहीं है। ये शुक्राणु इन सर्टोली कोशिकाओं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अपना पोषण कहां से प्राप्त करते हैं? इन सर्टोली की कोशिकाओं से प्राप्त करते हैं। इन सभी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर इस तरह से शुक्राणु बनते हैं, खूब सारे शुक्राणु। कहां पर बन रहे हैं? कौन सी ट्यूब के अंदर बन रहे हैं? सेमिनिफेरस जो नलिका है, इस सेमिनिफेरस नलिका के अंदर शुक्राणु बन रहे हैं। इस सेमिनिफेरस नलिका कहां पर है? एक वृषण के भीतर है, ठीक है। अब इनमें जो शुक्राणु बन रहे हैं, ये शुक्राणु, ये इन सब में से जो शुक्राणु बन रहे हैं, ये सब इन नलिकाओं से होते हुए कहां पर पहुंच रहे हैं? ये देखो ऊपर एक कुंडली सी नलिका है, इसमें पहुंच रहे हैं। किसमें पहुंच रहे हैं? ये जो बड़ी कुंडली सी नलिका है, इसमें पहुंच रहे हैं। ये नलिका अगर इसको लंबाई पूरा कर लिया जाए तो करीब 6 मीटर लंबी होती है। कितनी लंबी होती है? 6 मीटर। और हमारी लंबाई कितनी है? एक 1.5 मीटर के आसपास तो अपन निपट गए। जबकि ये कितनी लंबी होती है? 6 मीटर लंबी होती है। अब 6 मीटर लंबी है तो डेफिनेटली कैसे इतनी छोटी सी जगह में कैसे एडजस्ट होगी? कुंडलित होगी, बहुत सारी कुंडलित होगी। तो हाइपर कोइल्ड या बहुत ज्यादा कुंडलित होकर इसमें ये एक इस वृषण के पीछे की ओर एक टोपी जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। पीछे की ओर ये जो संरचना बन जाती है, इसको अपन कहते हैं एपिडाइडिमिस। ये देखो आप, यहां नजर आ रही है आपको, बहुत हाइपर कोइल्ड या बहुत ज्यादा ये कुंडली सी रचना नजर आती है। ये है एपिडिडाइम, एपिडिडाइमिस। ठीक है। अब ये 6 मीटर लंबी क्यों है? 6 मीटर लंबी इसलिए है कि यहां जो अभी शुक्राणु बने हैं ना, यहां जो शुक्राणु बने हैं, ये शुक्राणु अविकसित प्रकार के शुक्राणु हैं। ये शुक्राणु अभी तक किसी काम के नहीं है, क्योंकि इनमें मूवमेंट भी नहीं है। मूवमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी टेल नहीं है, पूंछ नहीं है। यानी इनमें अभी मॉडिफिकेशन होना जरूरी है, इनमें अभी परिवर्धन होना जरूरी है, इनमें अभी विकास होना जरूरी है। और विकास होने के लिए टाइम लगेगा। विकास रातों रात विकास नहीं होता। रातों रात विकास होता तो मोदी जी विकास कर चुके होते, है ना। विकास के नाम पर केवल वोट ही ले रहे हैं, है ना। तीसरी बार उनको चुनाव लड़ने की शायद जरूरत नहीं पड़ती। तो कहने का मतलब विकास होने में टाइम लगेगा, ठीक है। और वो टाइम लगना कैसे पॉसिबल होगा? वो टाइम लगना इसी तरह से पॉसिबल होगा कि आप इस नली को लंबी कर लो, 6 मीटर लंबी कर लो। धीरे धीरे इसमें शुक्राणु आगे बढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे उसका विकास होता रहेगा। तो यही यहाँ पर होता है। यहाँ पर शुक्राणु को विकास के लिए समय उपलब्ध होता है। यहाँ पर शुक्राणु के विकास के लिए यहाँ पर पर्याप्त समय उपलब्ध हो जाता है। शुक्राणु यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और यहाँ आते आते सारी नलिकाएं आपस में जुड़ जाती है और एक बड़ी नलिका बन जाती है। ये है शुक्रवाहिका। ये क्या है? शुक्रवाहिका है। शुक्रवाहिका तक आते आते शुक्राणु में विकास लगभग हो चुका होता है। शुक्राणु में लगभग विकास हो चुका होता है। शुक्राणु में टेल भी बन चुकी होती है। शुक्राणु गतिशील हो चुके होते हैं। शुक्राणु कैसे हो चुके होते हैं? गतिशील हो चुके होते हैं। अब यहां से शुक्राणु, ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब के भीतर ये जो शुक्रवाहिका जो देख रहे हो, शुक्रवाहिका के जो दीवार है, इस दीवार के अंदर मसल्स होती है, मांसपेशियां होती है।
इन मांसपेशियों के अंदर इस तरह से संकुचन चलता रहता है। इन संकुचन की वजह से शुक्राणु जो है वो आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। लगातार एक ही दिशा में संकुचन चलने की वजह से ये शुक्राणु आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। शुक्रवाहिका में आगे शुक्राणु बढ़ते रहते हैं। ठीक है, ये शुक्रवाहिका है, शुक्रवाहिका में शुक्राणु आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते बढ़ते ये कहां तक बढ़ेंगे? ये बढ़ेंगे ये शुक्रवाहिका का काम बस इतना ही है। शुक्रवाहिका में हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। शुक्रवाहिका में तो ये है, शुक्रवाहिका का काम क्या है? शुक्राणुओं को इसके अंदर जो मस्कुलर जो मूवमेंट है, मसल्स जो है, मसल्स की वजह से इसमें धक्का लगता है शुक्राणु को आगे की ओर बढ़ाती है। ठीक है, ये शुक्रवाहिका शुक्राणु को लेकर जाती है और शुक्राशय से के साथ में जाके मिल जाती है। किसके साथ में मिल जाएगी? शुक्राशय के साथ में मिल जाएगी। अब शुक्राशय का काम क्या है? शुक्राशय का काम शुक्राणुओं का स्टोर करना नहीं है। शुक्राणु को स्टोर नहीं करती है शुक्राणु। इसका काम क्या है? एक विशेष प्रकार का फ्लूइड बनाती है, एक विशेष प्रकार का तरल बनाती है। उस तरल के अंदर फ्रक्टोज होता है। उसके अंदर क्या होगा? फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज ग्लूकोज का एक रूप है। ठीक है, वो इसको शक्ति प्रदान करता है, वो इसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया तो है ही है। ये फ्रक्टोज से ऊर्जा उत्पन्न करता है ताकि ये आराम से गतिशील हो सके। अगर इसको फ्रक्टोज नहीं मिलेगा, ग्लूकोज नहीं मिलेगा, तो शुक्राणु गति नहीं कर पाएगा। तो उसको पोषण प्रदान करने का काम कौन करेगा? शुक्राशय का जो फ्लूइड है उसको पोषण प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, अब अभी तक शुक्राणु अकेले चले थे, अब इसके साथ में शुक्राशय का फ्लूइड मिल गया है। ठीक है, अब जैसे ही इसके आगे शुक्राशय के साथ में मिल गए तो यहां जो नली बनी है, देखो ये शुक्राशय के मिलने से जो नली बनी है इसको अपन स्खलन वाहिका कहते हैं। स्खलन वाहिका कहते हैं। दोनों तरफ से आने वाली स्खलन वाहिका, लेफ्ट से और राइट से दोनों तरफ से आने वाली स्खलन वाहिका प्रोस्टेट के भीतर से गुजरती है। प्रोस्टेट जो ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्रंथि के भीतर से गुजरती है और प्रोस्टेट ग्रंथि के भीतर से जो ये मूत्राशय से जो मूत्र वाहिका निकल रही है, इस मूत्र वाहिका के साथ में मिल जाती है। कहां पर मिल जाएगी? मूत्र वाहिका के साथ में मिल जाएगी। यानी अब जो शुक्राणु आए वो कहां चले गए हैं? मूत्र वाहिका में चले गए। जब मूत्र वाहिका में शुक्राणु जाते हैं, इसी दरमियान इस प्रोस्टेट ग्रंथि से भी, ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि आप देख रहे हो, ये यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये प्रोस्टेट ग्रंथि बताई हुई है। इस प्रोस्टेट ग्रंथि से कुछ सिक्रेशन निकलते हैं, कुछ स्राव निकलता है। ये स्राव क्षारीय होता है। ये क्षार कैसा होता है? क्षारीय होता है। ये क्षारीय स्राव जो है उसके साथ में मिल जाएगा। किसके साथ में मिल जाएगा? शुक्राणु के साथ में मिल जाएगा। अब यहाँ पर तीन सवार आ गए हैं, तीन चीजें आ गई। कौन कौन सी? शुक्राणु थे, शुक्राणु के साथ में शुक्राशय का जो है वो फ्लूइड इसके साथ में मिल गया है, और तीसरा फ्लूइड कौन सा मिल गया है? प्रोस्टेट का स्राव इसके साथ में मिल गया। तीन तरह के जब स्राव मिल जाएंगे तो इसको अपन सीमन कहेंगे। इसको अपन क्या कहेंगे? सीमन, या जो वीर्य कहते हैं, वो इन तीन तरह के स्राव के मिलने के बाद बनेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ है? ठीक है, अब इसके बाद में ये सारी तो ट्यूबिंग ये अपन ने पढ़ ली। उसके बाद में अपन बात करते हैं पेनिस की। तो पेनिस क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है। पेनिस क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, और कुछ नहीं है। और इसके अंदर कुछ जो स्पंजी ऊतक होता है, स्पंजी ऊतक में ब्लड का सर्कुलेशन इसके अंदर होता है। ठीक है, तो सेक्सुअल डिजायर के समय ब्लड का सर्कुलेशन पेनिस के अंदर बढ़ने से पेनिस के अंदर टफनेस आती है। ठीक है, और टफनेस आने के बाद में सेक्सुअल डिजायर की वजह से पेनिस का काम बस इतना सा है कि ये जो सीमन है, इस सीमन को फीमेल बॉडी के अंदर डिपॉजिट कर लेना, बस इतना सा काम है। बस इतना हमें इसके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये सब कुछ पढ़ना है हमें। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन ये जो डिटेल है इतनी जरूरी डिटेल अपन इसमें डिस्कस की है। ठीक है, खास जो चीज जो जरूरी है इसमें वो है टेस्टिस की स्ट्रक्चर। टेस्टिस की स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है। ठीक है, एक ये डायग्राम और दूसरा ये डायग्राम, ये दोनों डायग्राम आपको पढ़ने हैं। ठीक है, छोटे छोटे जो क्वेश्चन बन रहे हैं जो अपन ने डिस्कस किए, लीडिंग सेल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, शुक्राणु बनाने वाले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सर्टोली की कोशिकाएं। ये कौन सी कोशिकाएं हैं? सर्टोली की कोशिका। ठीक है, और द्वितीयक या लैंगिक जो गौण लैंगिक लक्षण क्या है इसके बारे में भी अपन डिस्कस किया। ये किसकी वजह से हो रहा है? टेस्टोस्टेरोन की वजह से हो रहा है। ये सब कुछ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इसमें कोई डाउट हो तो पहले पूछो, नहीं तो फिर अपन आगे इसको लिखेंगे। बहुत शॉर्ट है, जो जरूरी है अपन वही पढ़ रहे हैं।
तो लिखना शुरू करें। नया चैप्टर है प्रजनन, हेडिंग लगाएं आप, लिखना स्टार्ट करें। धीरे लिखूं? चलो धीरे लिखाऊंगा मैं। जहां रुकना है आप बोल सकते हो, जहां रुकना है आपको लग रहा है आप पूरा नहीं लिख पा रहे हो तो बोलो, आप रुक जाएंगे अपना। हाँ ठीक है, मैं थोड़ी स्पीड धीमे करूंगा। प्रजनन हेडिंग लगाओ, इसमें लिखो जीवों द्वारा अपने समान नए नए जीव नई जीव संतति को उत्पन्न करना नई जीव संतति को उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है। प्रजनन कहलाता है। प्रजनन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। प्रजनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला लिख लो आप, अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन इसमें लिखो अलैंगिक प्रजनन, आप ब्रैकेट में आप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी लिख लें। इसमें लिखो अलैंगिक प्रजनन सरलतम जीवों में होता है। सरलतम जीवों में होता है। जैसे एक कोशिकीय जीव अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, जैसे एक कोशिकीय जीव अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, तथा कुछ बहुकोशिकीय जीव तथा
कुछ बहुकोशिकीय जीव जैसे हाइड्रा, प्लेनेरिया, स्पंज, हाइड्रा, प्लेनेरिया, स्पंज इत्यादि में होता है। अलैंगिक प्रजनन में अलैंगिक प्रजनन में एक ही जनक होता है, एक ही पेरेंट है ना, एक ही जनक होता है। एक ही जनक होता है। किसी भी प्रकार के युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। किसी भी प्रकार के, एक ही जनक होता है, लिखा आपने है ना, अलैंगिक जनन में एक ही प्रकार का जनक होता है। किसी भी प्रकार के युग्मकों का निर्माण, किसी भी प्रकार के युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। किसी भी प्रकार के युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। अलैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन विभिन्न विधियों जैसे विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन इत्यादि द्वारा होता है। इत्यादि द्वारा होता है। डायग्राम के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दो और फिर लैंगिक प्रजनन लिखो पहले। है बेटा? हाँ, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, भूल जाना आप। जरूरत नहीं है, जरूरत, आप डायग्राम बनाओगे उससे समझ में आ जाएगा, है ना। इसके नीचे विखंडन लिख लेना, समझ आ जाएगा। इसके मुकुलन, कोई भी नहीं पूछेगा आपके विखंडन क्या है, कोई भी नहीं पूछेगा मुकुलन क्या है। ये केवल आपको समझाने के लिए मैंने बताया है, जरूरत नहीं है इसकी, इसलिए लिखने की जरूरत अपन नहीं रखेंगे इसमें। समझो भाई, देखो इस बात को समझो कि विस्तार तो बहुत दिया जा सकता है। आरएस में ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि पढ़ने को बहुत कुछ अपने पास में, पढ़ने को अथाह सागर है अपने पास में। अपन चाहे तो कुछ सालों में भी अपना सिलेबस नहीं होगा, लेकिन अपन को तो एक ही साल में पूरा करना है सिलेबस, और अपन को एग्जाम भी क्लियर करना है। इसलिए हमें संतुलन बना के चलना ही पड़ेगा, हमें संतुलन बना के चलना ही पड़ेगा। हर चीज को बहुत ज्यादा विस्तार आपको नहीं देना है। आपको नाम लिख के उसको छोड़ना, आगे बढ़ना है। आपको लिखना सब कुछ है, लेकिन नाम लिख के आगे छोड़ना है। किसी को एक्सप्लेन नहीं करना आपको। जिसको एक्सप्लेन करने का पूछा जाए केवल उसी को एक्सप्लेन करना है एग्जाम में भी, आपको ध्यान देना है। आरएस एग्जाम की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें डेप्थ की जरूरत नहीं है, इसमें विड्थ की जरूरत है। कल भी मैंने किसी बच्चे को बताया था। हाँ, डेप्थ की जरूरत नहीं है, यानी बहुत ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, विस्तार की जरूरत है। विस्तार की जरूरत है का मतलब आप चीजें सारी डालो, लेकिन सबको एक्सप्लेन मत करो, आप सबकी गहराई में मत जाओ, आप बस इतना ध्यान रखो आप। यानी इसको आप नेचर बनाओ अपना, इसका नेचर बनाओगे तभी कर पाओगे भाई। अगर लैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन 2 नंबर का क्वेश्चन आया, क्वेश्चन 2 नंबर के आएगा, तो इतना तो लिखा तो बहुत ज्यादा है अपन ने। ये तो 10 नंबर के क्वेश्चन जितना लिख लिया अपन ने, तो इसको और ज्यादा विस्तार करेंगे तो सब वेस्ट हो जाएगा, अपना टाइम वेस्ट होगा,
अपनी एनर्जी वेस्ट होगी, उसका कोई मतलब नहीं है। आपको कुछ चीजें समझनी है, सभी चीजों को लिखना नहीं है। आप डायग्राम बनाओगे, डायग्राम के नीचे लिख लो ये विखंडन है, ये मुकुलन है ना, पुनरुद्भवन है, वो आप लिख लो, बस इतना काफी है। नेक्स्ट लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन में लिखें आप लैंगिक प्रजनन में लिखें विकसित जीवों में होने वाला प्रजनन जिसमें दो जनक होते हैं, नर जनक और मादा जनक। नर जनक के आगे चाहें तो ब्रैकेट में पिता और मादा जनक के आगे ब्रैकेट में माता लिख सकते हैं। नर जनक ब्रैकेट में वही पिता, का शरीर नर युग्मक बनाने के लिए, नर जनक यानी पिता का शरीर नर युग्मक ब्रैकेट में वही शुक्राणु लिखो, नर युग्मक ब्रैकेट में लिख लो शुक्राणु बनाने के लिए अनुकूलित होता है। नर जनक यानी ब्रैकेट में लिखो पिता, वापस रिपीट कर रहा हूं ना, नर जनक यानी पिता का शरीर नर युग्मक यानी ब्रैकेट में लिखो शुक्राणु बनाने के लिए अनुकूलित होता है, जबकि मादा जनक ब्रैकेट में लिख लो माता का शरीर जबकि मादा जनक का शरीर मादा युग्मक बनाने के लिए अनुकूलित होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक आप दोनों के साथ में ब्रैकेट में शुक्राणु और अंडाणु लिख सकते हो। नर युग्मक और मादा युग्मक मादा के शरीर में अथवा शरीर के बाहर नर युग्मक द्वारा निषेचित होता है। मादा युग्मक मादा के शरीर के भीतर या बाहर नर युग्मक द्वारा निषेचित होता है। निषेचन के फलस्वरूप मादा युग्मक मादा के शरीर के भीतर या बाहर नर युग्मक द्वारा निषेचित होता है। यानी अंडाणु का निषेचन होगा, कहां होगा? अधिकतर तो शरीर के भीतर भी हो सकता है, मादा के शरीर के भीतर, कई में मादा के शरीर के बाहर भी होता है, निषेचित होगा। ठीक है,
निषेचन के परिणाम स्वरूप, निषेचन के परिणाम स्वरूप, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, युग्मनज बनता है जिससे नए जीव का विकास होता है, जिससे नए जीव का विकास होता है। ठीक है, अब ये बना लो आप साथ में, ये वाला बना लो। इसके लिए ये जो है ना अपने जो लिखा है ये बना लो, ये कंटिन्यूएशन में बना लो, है ना, ये साइड में नहीं बना के कंटिन्यूस में बना लो। कुछ पक्षियों में अंडे बाहर देते हैं, बाहर निषेचन होता है, पक्षियों में होता है ना, पक्षियों में होता है बाहर निषेचन, पक्षियों में होता है, मेंढक में होता है। मेंढक में मादा बहुत सारे अंडाणु एक साथ बाहर निकाल देती है और नर जो होता है उसके ऊपर शुक्राणु डाल के जाता है, बाहर निषेचन होता है। किसकी परिभाषा? लैंगिक प्रजनन की परिभाषा में ये लिखो, इसमें 2 जनक होते हैं, है ना। नहीं, मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ अगला वो क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ। क्वेश्चन परिभाषा नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन आएगा अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर लिखो। 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, लैंगिक और अलैंगिक जनन में विभेद लिखो या अंतर लिखो, है ना। तो वो आपको लिख के लिखाना, मैं कहने वाला था ये आपको आगे, आपने बीच में और कह दिया है इसको तो और अच्छा हुआ है। तो लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर लिखो, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपको लिखना है। ये मैंने विस्तार बताया आपको, अब इसमें से छोटा करके आपको लिखना है। सबसे बड़ी समस्या आरएस के एग्जाम में यही है, आता अपन को बहुत कुछ है, लिखना छोटा सा है ना। तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी ही चाहिए। तो लिखो, आप क्वेश्चन लिखो, ये अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर लिखो।